हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री ऐप। दोस्तों, आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं एमपीपीएससी व्यापम कैटेगरी के अंतर्गत मध्य प्रदेश का इतिहास भाग 2। भाग 1 में हमने देखा था यहाँ पर। अब आज हम जो है भाग 2 देखेंगे, जिसमें हम महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, वैदिक काल, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो है सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप जो है एक भी वीडियो मिस ना कर पाए इस चैनल के। और 3 बजे ये वीडियो आता है, शाम को 7 बजे हम यहाँ पर जो है एमपी का जिलेवार अध्ययन कर रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि क्या चीजें देखने को मिल रही हैं हमारे पास, तो वो है ये मध्य प्रदेश का इतिहास। तो मध्य प्रदेश के इतिहास की अगर बात करें तो ये हम पढ़ चुके हैं, पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल। आज जो हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन काल। प्राचीन काल के अंतर्गत हम देखेंगे वैदिक काल, महाकाव्य काल, महाजनपद काल, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल। ये चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस भाग में। तो इतिहास को हमने 4 भागों में यहाँ पर डिवाइड करके रखा हुआ है। 4 वीडियो में जो है हम इसको यहाँ पर कवर कर लेंगे। दूसरे वीडियो में हम क्या देख रहे हैं आज प्राचीन काल, कल हम देखेंगे जो है मध्यकाल, फिर उसके बाद हम आधुनिक काल और यहाँ पर जो है हिस्ट्री को खत्म करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले वैदिक काल के बारे में देखते हैं, वैदिक सभ्यता के बारे में जानते हैं। तो वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों में मध्य प्रदेश से संबंधित विवरण प्राप्त होते हैं। ठीक है, किसमें? जो अगर बात करें तो मध्य प्रदेश से के बारे में विवरण हमको देखने को मिलता है ग्रंथों में। बात करें हम यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, कैसीत की उपनिषद। उपनिषद की यहाँ पर बात की जा रही है। उपनिषद में अप्रत्यक्ष रूप से विंध्य प्रदेश का उल्लेख आपको मिलता है। किसका मिलता है? विंध्य प्रदेश का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण तथा वैदिकोत्तर साहित्य में रेवोत्तम का उल्लेख मिलता है, जिसे इतिहासकार बेवर द्वारा रेवा नदी के नाम से जानते हैं। तो रेवा नदी यानी कि नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी, नर्मदा का प्राचीन नाम जो है यहाँ पर जो है रेवा के नाम से उनको जानते थे, तो रेवा नदी मानते हैं। महर्षि अगस्त्य की बात करें, महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में नर्मदा घाटी में यादवों का एक समूह बस गया था। किसका? यादवों का एक समूह बसा था और यहीं से इस क्षेत्र में आर्यों का आगमन प्रारंभ हुआ। उत्तर वैदिक काल में कुछ अनिवार्य, विशेषकर निषाद जाति के लोगों का ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है। कहाँ पर मिलता है भैया? ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश के घने जंगलों में निवास करते थे। तो मेनली ये चीजें यहाँ पर ऐतरेय ब्राह्मण में बताई गई है कि कुछ जो है अनार्य, विशेषकर निषाद जाति के लोग, याद रखना है आपको, निषाद जाति के लोगों का ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि निषाद जाति, ठीक है, निषाद जाति के लोगों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो आपको लगाना पड़ेगा जो है ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, ये आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो इस टाइप के प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं वैदिक सभ्यता से। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आगे उसी में हम देखने वाले हैं पौराणिक कालखंड। क्या देखने वाले हैं? पौराणिक कालखंड। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार करकोट नागवंशी शासन नर्मदा के किनारे काठे के शासक थे। कहाँ के शासक थे? काठे के शासक थे। इन्होंने अपनी पुत्री नर्मदा का विवाह जो है इक्ष्वाकु वंश के, ठीक है, इक्ष्वाकु वंश के राजा पुरुकुत्स के साथ किया। और पुरुकुत्स की बात करें, पुरुकुत्स ने रेवा नदी का नाम जो है परिवर्तित करके नर्मदा कर दिया। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि पुरुकुत्स, ये आंसर है। क्वेश्चन पूछा जाएगा नर्मदा नाम किसने रखा? ठीक है, नर्मदा नदी का जो नाम पहले रेवा था, तो रेवा से नर्मदा किसने रखा? तो ये नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। इसी वंश के राजा जो अगर हम बात करें, मुचकुंद ने विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच मानधाता नगरी खंडवा की स्थापना करी। किसकी करी भैया? मानधाता नगरी खंडवा की स्थापना करी। कालांतर में यदुवंश की है नामक शाखा के राजा महेश्यत ने मानधाता नगरी पर अधिकार कर लिया और इसका नाम महेशमती रख दिया। क्या रख दिया? इसका नाम महेशमती रख दिया, जो कि कलचुरी वंश के अंदर हम यहाँ पर पढ़ेंगे महेशमती को, तो वहां पर आगे हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो महेशमती यहाँ पर रख दिया। है वंश की बात करें तो है वंश ने जो है
कार्तवीर की बात करें, कार्तवीर अर्जुन महाप्रतापी जो है यहाँ पर राजा था। इसने कारकोट के युद्ध में अनूपदेश निमाड़ को पराजित किया। अर्जुन के पश्चात जयध्वज, लालजंद, तालजंद की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तालजंद व जो है वीतिहोत्र ने शासन किया और उस समय तुंडी केर, दमो त्रिपुरी तेवर, दसाण, विदिशा, अनूप, निमाड़ एवं अवंती, उज्जैन आदि यहाँ पर जनपद थे। ठीक है, जनपद यहाँ पर थे। तो जो महाजनपद की हम आगे बात करेंगे उसमें देखेंगे जो चेदी जनपद था, अवंती जनपद था, इनके बारे में हम बात करेंगे जो कि अभी वर्तमान में हमारे पास जो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं और क्या है। पौराणिक काल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो रामायण काल में मध्य प्रदेश के अंतर्गत महाकालांतर तथा दंडकारण्य स्थित थे। कालिदास के महाकाव्य रघुवंशम, ठीक है, कहाँ पर, रघुवंशम के अनुसार भगवान श्री राम के पुत्र कुश दक्षिण कौशल के राजा तथा शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती सुबाहु ने जो बात करें दसाण विदिशा पर शासन किया। रामायण, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार अंतिम व्यवस्थ मनु के अगर हम बात करें यहाँ पर उनके पुत्रों में जो है, जो कुरुस नाम का पुत्र था उसके द्वारा कारोस देश की स्थापना की गई। तो कुरुस नाम के पुत्र के द्वारा कारोस देश की स्थापना की गई, जिसे वर्तमान में बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भैया? बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। जयादि के पुत्र यदु द्वारा स्थापित यादव वंश का राज्य चर्मावती, चंबल, बेत्रवती, बेतवा तथा शक्तिमती केन तक विस्तृत था। तो देखिए ये जो है सबके नाम यहाँ पे देखिए, चंबल का नाम चर्मावती, बेत्रवती, बेतवा का नाम है ना, शक्तिमती की बात करें तो केन नदी का नाम विस्तृत था यहाँ पर। बुंदेलखंड के दतिया जिले का नाम जो था महाभारत में वर्णित कुख्यात दैत्य दंतवक्र को भगवान श्री कृष्ण ने पराजित किया था, जिसके पश्चात वे गोपाल कक्ष कहलाए और इसी आधार पर ग्वालियर की पहाड़ियों को गोपालगिरी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? ग्वालियर की पहाड़ियों को गोपालगिरी यहाँ पर कहा जाने लगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे हमको इंपॉर्टेंट क्या मिले, पुराने नाम मिल गए कि नदियों के पुराने नाम जो थे कि केन नदी को क्या बोलते थे, इनको क्या बोलते थे, ये चीज। बघेलखंड किसने बसाया वो हमको पता चला जो भगवान श्री राम थे उनके पुत्र, उन्होंने कहाँ पे राज किया? शत्रुघ्न के पुत्र ने कहाँ पर राज किया। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो अब महाजनपद काल पे हम पहुंचते हैं। तो महाजनपद काल की अगर बात करें तो बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ सीधे क्वेश्चन ही बनता है कि अगुंतर निकाय क्या है। तो बौद्ध ग्रंथ है एक अगुंतर निकाय तथा जैन ग्रंथ, ठीक है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? भगवती सूत्र की बात की जा रही है। उसमें उल्लेखित 16 महाजनपदों में से चेदी और अवंती नामक 2 महाजनपद वर्तमान में एमपी में स्थित है। तो कौन स्थित है भैया? चेदी और अवंती। तो इन दोनों को जो है हम अलग से डिटेल में देखते हैं। बस हमारे पास जो है 2 ही अभी करंट में अभी एमपी में है, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए 16 में से एमपी में कितने महाजनपद हैं, तो आपको 2 आंसर लगाना है, अवंती और चेदी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अवंती महाजनपद के बारे में देखते हैं क्या चीजें बताई जा रही हैं। तो यह महाजनपद मध्य तथा पश्चिमी मालवा क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, मालवा क्षेत्र में स्थित है। इसके 2 भाग है, उत्तरी अवंती तथा दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी यानी उज्जैन तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महेशमती थी, ठीक है, महेशमती थी। तो उज्जैन है ना, उज्जैन यानी कि उज्जैनी किसकी थी भैया? उत्तरी अवंती की राजधानी थी। तो ये आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा उत्तरी अवंती की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो उज्जैनी लगाना है। और दक्षिणी अवंती की महेशमती। इन दोनों के मध्य जो है बेतवा नदी प्रवाहित होती थी। तो उत्तरी अवंती इधर हो गया आपका उत्तरी अवंती, इधर हो गया दक्षिणी अवंती, और उसके बीच में बेत्रवती या फिर बेतवा नदी प्रवाहित होती थी। जीवन के अगर हम बात करें, जीवन के लोकों में अगर हम बात करें, विदिशा है ना, विदिशा, गोनंद, आधुनिक जो है दुराहा, उज्जैन तथा महेशमती का उल्लेख मिलता है। तो जीवन के लेखों की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों के अनुसार अवंती के 2 अन्य प्रसिद्ध नगर जो है, अगर हम बात करें, कुररघर तथा सुदर्शनपुर थे, ठीक है।
बौद्ध और जैन धर्म के अनुसार अवंती के दो अन्य प्रसिद्ध नगर थे कुररघर तथा सुदर्शनपुर। अवंती बौद्ध धर्म का भी जो है, अगर हम बात करें अवंती बौद्ध धर्म का भी कुररघर तथा सुदर्शनगढ़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अवंती बौद्ध धर्म का भी जो है सुप्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, ये लाइन जो है गलत यहाँ पर लिखी गई है। अगर हम बात करें तो अवंती जो है बौद्ध धर्म का भी सुप्रसिद्ध केंद्र था और इसका जो है बौद्ध कालीन नाम, जो अगर हम बात करें अच्युत गामिनी, ठीक है, अच्युत गामी या फिर अच्युत गामिनी था यहाँ पर। तो ये आपको याद रखना है कि बौद्ध कालीन इसका नाम क्या था। तो अवंती बौद्ध धर्म का सुप्रसिद्ध केंद्र था और इसका बौद्ध कालीन नाम की बात करें तो अच्युत गामिनी तथा अच्युत जो है मतलब गामी था यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम चेदी की। तो चेदी राज्य का विस्तार जो है सोन नर्मदा घाटियों के मध्य था। किसके मध्य था? सोन और नर्मदा घाटियों के मध्य था। अगर आगे हम बात करते हैं तो परवर्ती चेदी राज्य में कलचुरी वंश का शासन था। परवर्ती चेदी राज्य में कलचुरी वंश का यहाँ पर शासन था, जिसका विस्तार उत्तर में कालिंजर तक था और महाभारत कालीन चेदी राज्य की राजधानी शक्तिमती या फिर जो है बात करें सुक्ति सहाव्य की थी, है ना, सुक्ति सहाव्य थी, जिसे जातक कथाओं में सोतथीवती कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोतथीवती कहा जाता था। तो ये आपको याद रखना है कि जो है महाभारत काल में चेदी राज्य की राजधानी क्या थी। तो ये क्वेश्चन राजधानी पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा उत्तरी अवंती, ये तो पूछा भी गया है कि उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी, तो उत्तरी अवंती पूछ लिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा चेदी की राजधानी क्या है, तो आपको लगाना है कि इसका जो है उज्जैनी था। ठीक है, ठीक है, उज्जैनी था। यहाँ पर चेदी की बात करें तो यहाँ पर सुक्तिमती आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से जो क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। महाजनपद से सिर्फ राजधानी ही पूछी जाती है। हिस्ट्री में भी जो 16 महाजनपद पढ़ते हैं तो उसमें भी यहाँ पर राजधानी ही पूछी जाती है और यहाँ पर भी आपसे राजधानी ही पूछी जाएगी। तो ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको राजधानी याद रखना है। हाँ, फिर जब हम एमपीपीएससी मेंस की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो मेंस में अगर आपसे डिटेल में जब पूछा जाएगा कि 3 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है आपके लघु उत्तरीय में कि भाई चेदी के बारे में बताओ, तो फिर ये 2-3 लाइन आप लिख सकते हो कि सोन और नर्मदा घाटियों के मध्य बहता है ना, उसकी राजधानी ये होती थी, इस कथा में उसको ये भी कहते थे। तो वो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम प्री की बात करते हैं, एमपीपीएससी प्री और व्यापम की बात करें, व्यापम पीवी जो मतलब दोनों एक ही हैं, तो उसमें अगर जो प्रश्न आते हैं एमसीक्यूज आते हैं तो उसमें आपसे राजधानी ही पूछी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आगे अब आ रहे हैं हम मौर्य काल पर। किस काल पे आ रहे हैं? मौर्य काल पर। तो मौर्य काल की बात करते हैं तो विशाल मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मध्य प्रदेश में भी यहाँ पर जो है शामिल था रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। तो सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से बना कि जूनागढ़ अभिलेख किसका? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार गुजरात, जिसको सौराष्ट्र बोलते थे, उसमें चंद्रगुप्त का गवर्नर जो है प्रांतपति जो है पुरुगुप्त शासन करता था और चंद्रगुप्त के राज्य में सौराष्ट्र, मालवा और वह अवंती भी शामिल थे। तो मेनली जो है गुजरात पे शासन था, तो उधर से जो है मालवा का क्षेत्र भी चंद्रगुप्त के राज्य में शामिल था। तो यहाँ से मौर्य काल हमको देखने को मिलेगा। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बिंदुसार, ठीक है, कौन? बिंदु। तो बिंदुसार की यहाँ पे बात की जा रही है। तो बिंदुसार के शासन काल में अशोक, ठीक है, बिंदुसार के शासनकाल में अगर हम बात करें तो देखो कैसा था? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, इस तरीके से। तो अशोक जो है दादा हो गए अशोक के चंद्रगुप्त। तो अशोक जो था 11 वर्ष तक अवंती का प्रांतपाल था। कौन? अशोक 11 वर्ष तक अवंती का प्रांतपाल था। उसके उज्जैनी, ठीक है, उज्जैनी की बात करें तो उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था और मध्य प्रदेश के गुर्जरा एवं रूपनाथ लघु शिलालेख में अशोक के शासन की जानकारी भी मिलती है। तो कौन सा अभिलेख अगर बात की जाएगी एमपी में, तो गुर्जरा में और रूपनाथ में अशोक के शासनकाल की जानकारी मिलेगी। गुर्जरा लघु शिलालेख में अशोक का नाम अशोक देव नाम प्रिय प्रियदर्शन जो है आपको देखने को मिलेगा, प्रियदर्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, देव नाम प्रिय के अभिलेख में मिला है। तो गुर्जरा लघु अभिलेख में जो है देव नाम प्रिय यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए
बात करते हैं कुछ और आगे मौर्य वंश की। तो महावंश के जो प्रमाण के अनुसार विदिशा या वेशनगर में अशोक की भेंट एक शक वंश के व्यवसायी की पुत्री, ठीक है, देवी कुमारी मतलब देवी कुमार दुबी से हुई यहाँ पर, और जिससे उन्होंने यहाँ पर विवाह कर लिया। तो देवी कुमारी से यहाँ पर विवाह किया है। किससे किया है? देवी कुमारी से विवाह कर लिया। और अगर हम बात करें गुप्त काल तक सांची का नाम जो है काकना दवाट था, और यहाँ से अशोक का अगर बात करें संघ भेद अभिलेख मिलता है, जिसमें उसे संघ भेद को रोकने के लिए राजाज्ञा प्रदान की थी। तो मेनली जो है सांची का स्तूप की बात करें तो वो किसने? अशोक ने ही बनवाया था, सांची का स्तूप। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, इस पर भी प्रश्न आता है। लेकिन इसके चारों तरफ जो चीजें बनी थी फिर गुप्त काल में बनी थी, इसके चारों तरफ जो घेरा हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था, उसको भी आगे जब हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर गुप्त काल बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आगे हम कुछ स्तूप देख लेते हैं, मौर्यकालीन स्मारक देख लेते हैं। तो सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में सांची में बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था, जो कि मूल रूप से ईंटों से निर्मित था। 1818 में जनरल टेलर ने सांची स्तूप की खोज की थी। किसने करी थी? जनरल टेलर ने भैया सांची की खोज कर ली। तुमैन का स्तूप की बात करें तो तुमैन का स्तूप जिला गुना में आपको देखने को मिलेगा, और विदिशा तथा मथुरा को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। और यहाँ पर 3 मौर्यकालीन स्तूप आपको बौद्ध स्तूप स्थापित किए गए हैं। उज्जैन का बौद्ध स्तूप अगर हम बात करें, जिसको महास्तूप बोला गया है, सम्राट अशोक द्वारा अपनी पत्नी, है ना, अपनी पत्नी कुमार देवी के लिए उज्जैन में एक विशाल स्तूप का भी निर्माण कराया गया है, जिसके अवशेष वैश्य टेकरी कानीपुरा नामक टीले के रूप में विद्यमान है। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए वैश्य टेकरी क्या है, तो वैश्य टेकरी जो है यहाँ पर उज्जैन का बौद्ध स्तूप कहा जाता है। कसरावत के स्तूप की बात करें तो कसरावत जिला खरगोन में स्थित जो है इतवर्डी नामक टीले में उत्खनन से 11 मौर्यकालीन स्तूप भी यहाँ पर प्राप्त हुए। तो मेनली इनकी आपको जो है लोकेशन याद होनी चाहिए कि तुमैन कहाँ पर है, तो गुना जिले में है। बनाया तो सब अशोक नहीं है, उज्जैन में है। कसरावत कहाँ पर है, तो आपको खरगोन जिला लगाना है कि खरगोन में ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कुछ और है यहाँ पर अगर हम बात करें तो देव कोठार के स्तूप की बात करें तो ये जिला रीवा में मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं। पनगुड़िया की अगर हम बात करें, पनगुडारिया स्तूप की बात करें तो ये सीहोर में है। कहां पर? सीहोर में है। मौर्यकालीन प्रदक्षिणापथ युक्त स्तूप यहाँ पर प्राप्त हुए। तो मेनली इसमें आपको लोकेशन ही याद रखना है। क्या याद रखना है? लोकेशन याद रखना है कि किस जिले में है, किस जिले में है। ये क्वेश्चन ही एग्जाम में यहाँ पर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो अब हम कुछ वंशों की बात कर लेते हैं। मौर्योत्तर काल में जो है शुंग वंश की बात कर रहे हैं। तो शुंग वंश की बात करते हैं तो मौर्य वंश के पतन के पश्चात मध्य प्रदेश के विस्तृत भूभाग पर शुंग वंश का अधिकार रहा था। किसका अधिकार रहा था भाई? शुंग वंश का अधिकार रहा था। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम की अगर हम बात करें तो उसके अनुसार यहाँ पर युवराज अग्निमित्र अपने पिता पुष्यमित्र शुंग के प्रतिनिधित्व में विदिशा में शासन करता था। ठीक है। मालविकाग्निमित्रम की बात करें तो ये किसकी रचना है यहाँ पर? तो कालिदास की रचना है। और इसके अनुसार अग्निमित्र जो थे अपने पिता पुष्यमित्र शुंग के प्रतिनिधि के रूप में विदिशा में शासन करता था। शुंग वंश की बात करें तो शुंग वंश के वंशज उज्जैन से संबंधित थे। कहां से संबंधित थे? उज्जैन से संबंधित थे। तो उज्जैन कहां पर है? एमपी में, इसीलिए हम आज ये पढ़ रहे हैं। शुंग वंश के 8वें शासक भागवत काशीपुत्र भागभद्र के शासन में ग्रीक राजा एंटीओकडिस का राजदूत हेलियोडोरस, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलियोडोरस विदिशा आया था। ठीक है, याद रखना किसके शासन काल में? शुंग वंश के शासन। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा शुंग वंश के शासन काल में हेलियोडोरस मतलब कब मतलब कहाँ आया और या फिर कौन आया? तो हेलियोडोरस आपको यहाँ पर आंसर लगाना है। तो 8वें शासक भागवत काशीपुत्र भागवत्र के शासनकाल में। ठीक है, उसने यहाँ पर भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया भैया? गरुड़ स्तंभ का। और इसे वर्तमान में खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना भैया विदिशा में क्या है? गरुड़ स्तंभ है। क्या है भैया? गरुड़ स्तंभ। तो गरुड़ स्तंभ कहां पर देखने को मिलेगा आपको? विदिशा में देखने को मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पर
हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आगे हमको जो देखने को मिल रहा है, विंध्य क्षेत्र के प्रमुख नगर, विंध्य क्षेत्र के प्रमुख नगर सतना से 14 किलोमीटर दूर, सतना से 14 किलोमीटर दूर स्थित उचेहरा, उचेहरा एक जगह है, उचेहरा के भरहुत बौद्ध स्तूप का पुनर्निर्माण भी शुंग काल में करवाया गया था, अशोक के द्वारा निर्मित कराए गए थे। सांची के स्तूप की अगर हम बात करें तो सांची के स्तूप के चार दीवारी, बाहर के जो चार दीवारी हैं और प्रवेश द्वार शुंग काल में ही निर्मित किए थे, जो मैंने आपको बताया था। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो सांची का स्तूप है तो बनवाया तो अशोक ने, लेकिन बाहर जो निर्माण करवाया दीवारों का, घेरों का, वो किसने करवाया? तो वो आपको यहाँ पे लगाना है कि शुंग काल ने उसका निर्माण, मतलब शुंग वंश में हुआ था। किस काल में हुआ? शुंग काल में हुआ। तो ये प्रश्न भी यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सातवाहन की बात कर लेते हैं। तो सातवाहन वंश के शासक सिमुक, सिमुक ने विदिशा के शासक कण्व की बात करें को पराजित कर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। सिमुक के प्रपौत्र जो है सातकर्णी प्रथम ने पश्चिम मालवा और अनूप नर्मदा घाटी तक अधिकार कर लिया, और गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता गौतमी वल्सरी, गौतमी वल्सरी ने पूना तथा नासिक के शिलालेखों में अनूप यानी कि निमाड़ आकार पूर्वी मालवा तथा अवंती पश्चिमी मालवा पर विजय प्राप्ति का उल्लेख भी है। तो पूना तथा नासिक के शिलालेख में आपको मिलेगा, जो कि गौतमी वल्सरी का शिलालेख है। गौतमी पुत्र सातकर्णी का उल्लेख सांची स्तूप के दक्षिणी तोरण द्वार के शिलालेख में भी किया गया है। तो सांची के स्तूप में भी इनका जो है उल्लेख देखने को मिलेगा। सातवाहन शासकों में राजा श्री सात में नामांकित सिक्के, श्री सात में नामांकित सिक्के थे उज्जैन, देवास, होशंगाबाद, जबलपुर और मतलब जबलपुर में तेवर, भेड़ाघाट, त्रिपुरी तथा विशिष्टि पुत्र की बात करें कि सिक्के भिलसा तथा देवास से भी प्राप्त हुए हैं। अंतिम सातवाहन शासक यज्ञश्री की बात करें, सातकर्णी के सिक्के बेसनगर, तेवर और यहाँ से भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब एक चीज अगर हम बात करें यहाँ पर त्रिपुरी की, है ना, तो त्रिपुरी से सातवाहन वंश शासकों के द्वारा जारी किए गए शीशे के सिक्के, ठीक है, शीशे के सिक्के यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। किसके सिक्के प्राप्त हुए हैं? शीशे के सिक्के, शीशे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। शीशे के सिक्के यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो क्वेश्चन तो एक बनता है कि सातवाहन किस वंश ने शीशे के सिक्के जारी किए? तो सातवाहन वंश ने शीशे के सिक्के यहाँ पर जारी किए। और त्रिपुरी से, कहां से? एमपी में अगर बात की जाएगी कि मध्य प्रदेश में शीशे के सिक्के कहां से मिले, तो शीशे के सिक्के मध्य प्रदेश में त्रिपुरी से मिले। कहां से मिले भैया? त्रिपुरी से मिले, जो कि कलचुरी वंश से, आपका कलचुरी वंश के अंतर्गत आता था। तो कलचुरी वंश में दो चीजें हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे महेशमती, ठीक है, और दूसरा क्या पढ़ेंगे? त्रिपुरी। तो ये चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो हिंद यवन की बात करते हैं। तो हिंद यवन में क्या देखने को मिल रहा है? मध्य प्रदेश में हिंद यूनानी शासकों में प्रसिद्ध जो है मिनांडर के सिक्के बालाघाट जिले से प्राप्त हुए थे, तथा उसी काल में रोमन शासकों के सिक्के मंदसौर से प्राप्त हुए थे। तो मिनांडर के अगर सिक्के आपसे पूछ लिया जाए कि मिनांडर के सिक्के कहाँ से मिले थे, तो बालाघाट, ठीक है, और मंदसौर से जो सिक्के मिले थे वो रोमन शासकों के, किसके मिले थे? रोमन शासकों के सिक्के प्राप्त हुए थे। रोमन शासकों के सिक्के प्राप्त हुए थे। तो ये सिक्कों पे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं कि भैया सबसे ज्यादा शीशे के सिक्के पूछे जाते हैं, जो कि हमने पीछे पढ़ा था। शीशे के सिक्के जो कि आपको लगाना है सातवाहन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुप्त वंश, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। गुप्त वंश के सर्वाधिक पराक्रमी शासक जो है समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त ने अगर बात करें मध्य तथा दक्षिण भारत के राज्यों पर विजय प्राप्त कर विशाल साम्राज्य की स्थापना करी थी। समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान के समय सागर में प्रवेश कर, सागर जिला जो है उसमें प्रवेश कर दमोह, जबलपुर, मंडला होते हुए दक्षिण की ओर गया था, और इस अभियान के दौरान उसने विदिशा के शक सामंत अभियान श्रीधर वर्मन पर आक्रमण कर उससे, ठीक है, पराजित किया था। और इस विजय की स्मृति में उसने सागर जिले में ऐरण अभिलेख, ऐरण नाम से एक स्मारक का निर्माण किया था, और सागर जिले में आपको ऐरण अभिलेख भी देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐरण अभिलेख देखने को मिल जाएगा सागर में। उसमें हूणों के आक्रमणों का वर्णन मिलता है।
तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हूणों के आक्रमण का वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो एरन में देखने को मिल जाएगा। ये चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ से समुद्रगुप्त द्वारा पराजित अनेक जनजातियों के खरपरेक तथा जो है सनकानेक का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि खरपरेक दमोह जिले के बटियागढ़ से पाए गए 2 शिलालेखों में उल्लेखित खरपरेकों के पूर्वज थे, मतलब कि एमपी से ही रिलेटेड थे। परिवाचक की बात करें, नृपहिष्ण के ताम्र फलक पर उत्कीर्ण लेखों में ऐसे 18 वन राज्यों का उल्लेख है जिन्हें समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, और उसमें एक डभाल भी थी। डभाल की राजधानी त्रिपुरी थी। कौन थी? त्रिपुरी, जो कि जबलपुर के आसपास का क्षेत्र था। सम्राट चंद्रगुप्त का अपने मंत्रियों और सामंतों के साथ मालवा एक लंबी अवधि के लिए रुकना पड़ा था, और इस तथ्य की पुष्टि विदिशा जिले के निकट उदयगिरी के वीरसेन साहब की गुफा के अभिलेख में मिलता है, जो कि गुप्तकालीन आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं दमोह जिला की। तो दमोह जिला के हट्टा तहसील के ग्राम साकौर रौद, ठीक है, ग्राम साकौर रौद तथा कुंडलपुर दमोह के पास है। जैन तीर्थ स्थल भी है। कुंडलपुर में विद्वान गुप्त स्थापत्य शैली के अगर बात करें विखंडित मंदिरों में यह जो है गुप्त के अधिपत्य की पुष्टि होती है। साकोर के उत्खनन में 24 स्वर्ण मुद्राएं मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी मिली है? 24 स्वर्ण मुद्राएं मिली है, जिनमें से तीन की अगर हम बात करें, 3 गुप्त राजाओं के नाम अंकित है। 3 पर गुप्त राजाओं के नाम है, गुप्त राजाओं के नाम है। 8 जो सिक्के हैं, 8 में समुद्रगुप्त के, है ना, 8 में समुद्रगुप्त के नाम है, और 15 सिक्कों पर चंद्रगुप्त के नाम है। 15 पर चंद्रगुप्त, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। जो सिक्के मिले थे गुप्त काल में साकोर के उत्खनन में दमोह के पास, तो उसमें कितने सिक्कों पर किस किस का नाम था? तो 15 पर चंद्रगुप्त का नाम था, और सिर्फ एक सिक्का है जिसपे स्कंदगुप्त का। तो इस पे क्वेश्चन बन जाता है कि स्कंदगुप्त जो था उसका नाम कितने सिक्कों पे था? तो केवल एक सिक्के जो मिला है 24 में से, जो एक सिक्का उस पे स्कंदगुप्त है, और 15 सिक्के जो थे उस पे चंद्रगुप्त के थे, और 3 पर गुप्त राजाओं के ही नाम देखने को मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो कुछ अभिलेख देख लेते हैं हम। यहाँ पर गुप्तकालीन अभिलेख, तो मंदसौर का अभिलेख देखते हैं। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त द्वितीय के शासनकाल का मंदसौर अगर बात करें, दसपुर अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो कि पश्चिमी मालवा में स्थित है। इन्होंने दसपुर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया है, और यह अभिलेख जो है साहित्यिक संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाया गया था, और जिसे तत्कालीन जो है सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक अवस्था पर अगर हम बात करें पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। तो मेनली मंदसौर का अभिलेख अगर हम बात करें, तो सम्राट गुप्त जो थे, गुप्त सम्राट के जो है कुमार गुप्त द्वितीय, उनके शासनकाल में देखने को मिलेगा, और संस्कृत भाषा में देखने को मिल जाएगा। उदयगिरी का अभिलेख अगर बात करें, शिलालेख की बात करें, रायसेन जिले में स्थित इस अभिलेख में शंकर नामक व्यक्ति द्वारा इस स्थान पर पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की गई है, उसका वर्णन देखने को मिल जाएगा। सांची का अभिलेख की बात करते हैं, तो सांची से प्राप्त इस अभिलेख में हरिस्वामिनी द्वारा काकना दाबोट की बात करें, काकना दबोट में स्थित यहाँ के आर्य संघ का धन का दान किए जाने का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है भैया? धन का दान। ये क्वेश्चन बन चुका है एक बार कि धन का दान किए जाने का वर्णन किस अभिलेख में मिला है? तो सांची में मिला है। तुमैन अभिलेख की, तो तुमैन अभिलेख की बात करें, तो तुमैन अभिलेख में क्या देखने को मिल जाता है? यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। तो तुमैन जो अगर हम अभिलेख की बात करें, तो ये गुना जिले से सबसे पहले तो दिखेगा आपको, कहाँ पर? गुना जिला। और इसमें जो क्या बात करें, इसमें जो कुमार गुप्त थे हमारे, कुमार गुप्त, कौन? कुमार गुप्त को शरदकालीन का सूर्य, ठीक है, शरदकालीन का सूर्य की भांति बताया गया है, सूर्य की भांति बताया गया है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि तुमैन अभिलेख की बात करें तो गुना जिला में है, और इसमें कुमार गुप्त के बारे में वर्णन मिलता है। ऐरण अभिलेख की अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। किस अभिलेख की बात कर रहे हैं? ऐरण अभिलेख की बात कर रहे हैं। तो यह अभिलेख सागर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? सबसे पहले तो सागर में है, और गुप्त काल में इसका नाम जो है सौभोग, क्या था? सौभोग आपको देखने को मिलेगा। तो सौभोग नगर था। ऐरण की बात करें तो ऐरण अभिलेख हूणों की उपस्थिति को दर्शाता है। हूणों के आक्रमणों के बारे में उसमें लिखा गया है ऐरण अभिलेख में। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं
कलचुरी प्राचीन काल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के, तो प्राचीन काल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कलचुरी राजवंश। तो कलचुरी राजवंश के अंदर जो हम देखेंगे महेशमती शाखा देखेंगे और त्रिपुरी शाखा देखेंगे। क्या देखेंगे? महेशमती शाखा देखेंगे और त्रिपुरी शाखा यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए महेशमती शाखा को सबसे पहले हम देखते हैं। महेशमती शाखा, तो महेशमती का कलचुरी वंश अत्यंत प्राचीन था और जिसमें अनेक प्रतापी राजा हुए थे। इन्होंने अपना कलचुरी संवत अगर हम बात करें 248 ईस्वी में स्थापित किया था। और आगे अगर हम बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे, तो पुराणों में, कहां पर? पुराणों में है कलचुरियों का जो आपको उल्लेख मिलता है, जो कि कार्तवीर अर्जुन के वंशज थे। और इस वंश में केवल 3 शासकों के ही नाम ज्ञात हुए, कृष्णराज, उसका पुत्र शंकरगढ़ और पौत्र जो है बुद्धराज। तो ये महेशमती शाखा के अंतर्गत देख रहे हैं। इस वंश का वास्तविक जो है अगर बात करें वास्तविक राजा की अगर बात करें तो जो है कृष्णराज ही था। कौन था? कृष्णराज था। और कृष्णराज, ठीक है, कृष्णराज के चांदी के सिक्के नासिक, अमरावती, बैतूल और जबलपुर से प्राप्त हुए हैं। कहां से? नासिक, अमरावती, बैतूल और जबलपुर से प्राप्त हुए हैं। इन मुद्राओं पर एक और नंदी की आकृति तथा ब्राह्मी अक्षरों में परमेश्वर, माता, पितृ, फिर बात करें पादान्यध्यात की कृष्णराज लिखा हुआ। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है। शंकरगढ़ की बात करें जो कि इनके पुत्र थे, कृष्णराज के पुत्र जो यहाँ मैंने बताया शंकरगढ़, वैसे ही यहाँ पर तो उनका जो अधिपत्र नासिक जिले की बात करें, अधिपत्र नासिक जिले के ओमान से प्राप्त हुआ है और जो उज्जैन के विजय शिविर से जारी किया गया था। बुद्धराज की बात करें तो शंकरगढ़ के यहाँ पर पुत्र की बात की जा रही है के समय में वतन नगर नासिक जिले के चादेर तालुक में बडनेर में भूमिदान के उद्देश्य से विदिशा से बडनेर अनुदान जारी किया गया था। ये सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेगी। देखिए हिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, उसमें जो लिखी है चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, उसमें ज्यादा ऐसी चीजें है नहीं कि आपको एकदम एक्सप्लेन किया जाए। तो मेनली जो है यहाँ पर जो नाम आपको याद रखने, जैसे कृष्णराज इंपॉर्टेंट है, उसके चांदी के सिक्के तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। महेशमती शाखा में चांदी के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे, है ना? चांदी के सिक्के तो आपको लगाना है कि कृष्णराज के द्वारा चलाए गए थे। महेशमती शाखा में कितने शासकों का वर्णन मिलता है? तो 3 का वर्णन मिलता है। नाम आपको याद होना चाहिए। कृष्णराज हो गया, उसका पुत्र था, फिर उसका पौत्र था। इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब पढ़ते हैं हम त्रिपुरी शाखा। इसके अंतर्गत देखते हैं क्या चीजें हैं। बामराज ने डाहाल में तिरुपति, मतलब जो त्रिपुरी था हमारा, त्रिपुरी शाखा की स्थापना करी थी, जिसका विस्तार गोमती नदी से नर्मदा नदी तक था और इसकी राजधानी त्रिपुरी था जबलपुर थी। कलचुरी वंश का जो सुयोग की बात करें तो वास्तविक संस्थापक कोकल प्रथम, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोकल प्रथम थे और उसने कन्नौज के प्रतिहार राजा भोज प्रथम से युद्ध किया था। कोकल प्रथम की पुत्री का विवाह राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण, ठीक है, कृष्ण द्वितीय के साथ हुआ था और उसके पश्चात उसका बड़ा पुत्र जो है मुग्धतुंग त्रिपुरी का शासक यहाँ पर नियुक्त हुआ। वह एक महान योद्धा था जिसने पूर्वी समुद्र के किनारे तक विजय प्राप्त की और दक्षिण कोसल के सोमवंशियों से पाली यानी कि बिलासपुर भी छीन लिया था। तो कोकल प्रथम याद रखना है कि उसकी पुत्री से जो है विवाह हुआ राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण का, जो कि बहुत ही प्रतापी राजा था। उसने बहुत सारी चीजें यहाँ पर लड़ाई लड़ी और जीती और बिलासपुर को भी यहाँ पर छीना। किसको? बिलासपुर, जहां पर सोमवासी रहते थे, जिसको पाली कहा जाता था, उसको भी यहाँ पर उसने अपने अंडर में ले लिया। बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मुक्तुंग के पश्चात, है ना, मुक्तुंग के पश्चात बालहर्ष, ठीक है, बालहर्ष एवं युवराज देव प्रथम इस वंश के शासक हुए। युवराज देव प्रथम इस वंश के शासक हुए। युवराज देव प्रथम साहित्य का, अगर हम बात करें, साहित्य का महान आश्रयदाता था। किसका? साहित्य का। तो क्वेश्चन पूछ लेगा त्रिपुरी काल के में साहित्य का महान आश्रयदाता कौन था? तो युवराज देव प्रथम था। बात करें बाल रामायण की, तो बाल रामायण, बाल भारत की बात करें तो कर्पूर मंजरी था तथा काव्य मीमांसा के रचयिता राजशेखर
उसकी साहित्य मंडली के दैदीप्यमान नक्षत्र थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया त्रिपुरी काल में युवराज देव प्रथम के शासन काल में उसके जो मंडली के दैदीप्यमान नक्षत्र का नाम बताओ। तो राजशेखर, और आपसे उनके जो है जो काव्य मीमांसा के रचयिता भी आपसे पूछ लिए जाएंगे। युवराज देव ने अपनी पटरानी नोहला की इच्छा अनुसार जो है मत मयूर कुल के अनेक आचार्यों को आमंत्रित कर उनके लिए जो है गुर्गी, रीवा जिला, चंद्रेही और बिलहरी तथा अन्य स्थानों पर शिव के उत्कृष्ट मंदिरों और मठों का निर्माण करवाया। तो ये शिव के मंदिरों का निर्माण और अगर बात करें मठों का भी निर्माण कराया गया युवराज देव के द्वारा। ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। बात करते हैं जबलपुर के अंतर्गत भेड़ाघाट। तो भेड़ाघाट में अपनी राजधानी के समीप ही उसने एक गोलाकार एवं खुले 64 योगिनी मंदिर, इंपॉर्टेंट है, एक दार्शनिक पैलेस भी है, मतलब दार्शनिक घूमने की जगह भी है। और अगर हम बात करें 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया और इसके समीप स्थित मठ गोलकी मठ भी कहलाता है। उसकी रानी नोहला ने दमोह जिले में नोहटा में नोलेश्वर शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया हुआ है। और युवराज प्रथम का एक बहुत ही योग्य एवं बुद्धिमान मंत्री जो है भाव मिश्र था, जो कि अगर हम बात करें विदिशाल भंजिका में वर्णित, ठीक है, भंजिका में वर्णित जो भागुड़ायण का ही दूसरा नाम है। युवराज देव प्रथम का एक अन्य मंत्री गोलक था, ठीक है, जिसका शिलालेख बांधवगढ़ से मिलता है और वहां की चट्टानों पर विष्णु के अवतारों की प्रतिमाओं को जो है कुंड बनाया गया। तो आपको याद रखना है गोलक में क्या हुआ है, बांधवगढ़ में एक तो शिलालेख मिला है गोलक का, ठीक है। सबसे पहले कहां पर मिला है, बांधवगढ़। अब बांधवगढ़ में मिला, उस पर क्या मिला है, उस पर मिला है कि जो विष्णु भगवान है तो विष्णु के अवतार जो हुए हैं, ठीक है, अवतारों की प्रतिमाओं का मतलब चित्रकला है, चित्रकारी है, उस पर उत्कीर्ण किया गया, खोद कर उसको बनाया गया है। तो गोलक आपको याद रखना है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो युवराज प्रथम का एक मंत्री था गोलक और उसका शिलालेख कहां पर मिला है, तो शिलालेख बांधवगढ़ में देखने को मिला है। बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में। तो युवराज देव प्रथम के पश्चात जो है उसका पुत्र लक्ष्मण राज सिंहासन पर बैठा और लक्ष्मण राज संभवतः पश्चिमी चालुक्य मूल राजा का समकालीन था। कारी तलाई जो कि जबलपुर शिलालेख से पांड्य देश पर उसके आक्रमण की पुष्टि होती है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जबलपुर के जो शिलालेख में मतलब पांड्य देश का वर्णन कहां पे मिला सीधे, तो आपको कारी तलाई जबलपुर शिलालेख आपको आंसर लगाना है। लक्ष्मण राज के दोनों पुत्रों ने त्रिपुरी पर शासन किया और युवराज देव द्वितीय के समय मालवा के राजा मुंज की बात करें, मुंज ने त्रिपुरी पर आक्रमण किया। तो मालवा के राजा मुंज जिन्होंने जो है अगर हम बात करें मांडू बसाया था, मुंज ने मांडू बसाया था, मुंज ने क्या बसाया था भैया, मांडू को बसाया था। तो ये भी वही राजा, उन्होंने त्रिपुरी पर आक्रमण करके उसे पराजित कर दिया था और इसमें अनेक कलचुरी सेनापति मारे गए थे। युवराज त्रिपुरी से भाग गया और मंजू ने वापस जाने के उपरांत युवराज के सामंत युद्ध के समय युवराज द्वारा दिखाई गई कायरता से अत्यधिक आक्रोशित हुए और उसे पुनः सिंहासन पर न बैठाकर उसके अल्पवयस्क पुत्र गंगेद जो थे आपके गांगेयदेव को राजा बना दिया। तो ये जो भाग जाएगा और फिर भाग के आएगा युद्ध से, रणभूमि से भागा, फिर उसको राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा राजा जो अपनी प्रजा को छोड़ के भाग जाए तो राजा बनने के लायक दोबारा नहीं रहता है। कोकल देव की बात करें तो कोकल देव द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र जो है गांगेय देव राजा बना और उसने क्या किया, कलचुरी को पुनः शक्तिशाली यहाँ पर बनाया। अब लास्ट पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, कलचुरी वंश का अंतिम शासक जो था विजय सिंह था। और मकलापुरम की बात करें तो मकलापुरम शिलालेख के अनुसार कलचुरी शासन 1240 ईस्वी तक प्रतिष्ठित रहा। कब तक रहा भैया, 1240 ईस्वी तक प्रतिष्ठित रहा। तो ये भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि ये जो है थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि मतलब कब तक रहा, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि लास्ट त्रिपुरी शासन यहाँ पर कब तक रहा। तो विजय सिंह था और मलकापुरम शिलालेख में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो मलकापुरम शिलालेख भी इंपॉर्टेंट है। तो जितने शिलालेख हैं वो मोस्ट आईएमपी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, चाहे वो गुप्त वंश के अभिलेख क्यों ना हो। गुप्त काल का जो मैंने आपको अभिलेख बताया जैसे कि
ऐरण अभिलेख, तो ये एमपी ही नहीं हिस्ट्री में भी पूछा जाता है आपसे। जूनागढ़ अभिलेख जो मैंने बताया रुद्रदामन का था, वो भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है। सांची का स्तूप के बारे में जो मैंने बताया वो भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है। अशोक ने बनवाया था, उसके चारों तरफ जो दीवार बनवाई वो गुप्त काल में बनी या किस काल में बनी, सातवाहन काल ने बनाई, शुंग काल ने बनाई, किसने बनाई, वो चीजें भी यहाँ पर पूछ ली जाती हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है जिसमें ऐप को डाउनलोड करो, ज्यादा से ज्यादा ऐप डाउनलोड करो और वहां पर जाकर आप टेस्ट सीरीज वगैरह दे सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।